नमस्कार, सवाल इंडिया के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त सीधे हिमाचल प्रदेश का जो नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है विधानसभा में, सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की सरकार वहां पर बच पाएगी? क्या बीजेपी एक बार फिर से चुनाव हारने के बाद भी वहां सरकार बना लेगी? इस पर जबरदस्त कयास है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके भविष्य के ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा हुआ है। कल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और आज मंत्री पद से विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार संकट में आ गई है। कांग्रेस इस कोशिश में लगी हुई है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जो उनकी एक सरकार बची है हिमाचल प्रदेश की, उसमें किसी तरीके की आंच ना आए। इसीलिए दो बड़े कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के, उन्हें और साथ ही साथ पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां पर ये जो सिचुएशन है, जो पूरा समस्या संकट खड़ा हुआ है, इससे निपटने के लिए भेजा गया। आज किसी भी तरीके से बजट जो है वो पास करा लिया गया। ध्वनि मत से बजट पास हुआ, क्योंकि बजट पास होना विश्वास मत हासिल करने जैसा एक माना जाता है। उससे पहले अगले अब 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव कम से कम सरकार के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को सदन से निष्कासित किया तो नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार जानती है कि मत विभाजन होने पर बजट पास नहीं हो सकेगा, इसीलिए बीजेपी के विधायकों को निष्कासित किया गया है। सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग ना करें, उस सूरत में होता है। सदन में हम सुचारू रूप से कार्यवाही का संचालन करने के लिए तैयार थे और आज कट मोशन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। उन सारे विषयों को लेकर के हम हाउस के अंदर आए, लेकिन हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा किसी विधानसभा के अंदर, जब बजट को पारित करने के लिए विपक्ष के सदस्यों को बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के सस्पेंड किया जा रहा है। तो ये सारा जो कांग्रेस के लिए संकट खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ जब राज्यसभा चुनाव थे। लग रहा था 40 कांग्रेस के विधायक हैं, आसानी से वहां पर राज्यसभा का जो कैंडिडेट है कांग्रेस को, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, उनको आसानी से राज्यसभा भेज दिया जाएगा। लेकिन इस डिस्कंटेंट की, इस लड़ाई की, इस जो लोगों में गतिरोध था एमएलएज में, वो काफी दिनों से उसके नजर आ रहे थे। कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो इसे भांपने में असफल रही और बीजेपी के हर्ष महाजन राज्यसभा पहुंच गए। कुछ देर पहले उन्होंने मेरी सहयोगी मायरा शकील से बातचीत की, आपको पहले वो सुनवाते हैं। भाजपा के नए सांसद हर्ष महाजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष जी, सबसे पहले बधाई राज्यसभा में कि आप सांसद हैं। लेकिन ये बताएं कि एक ऐसी असेंबली जो 68 मेंबर्स की है, अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 40 विधायक कांग्रेस के थे, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो गया कि भाजपा ने 34 एमएलएज मैनेज करके आपको जिता दिया? ये तो मैडम, ये डिसकंटेंटमेंट जो थी एमएलएज में और जो नॉन परफॉर्मेंस थी गवर्नमेंट की, कांग्रेस गवर्नमेंट की, उससे मदद मिली है। और मेरे व्यक्तिगत इनसे सबको मैं जानता था और मेरी बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे हाथों से बनाए हुए हैं। तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता लगा कि इनमें तो डिसकंटेंटमेंट बहुत है और इनसे अगर बात की जाए तो मेरे लिए ओपनली उन्होंने कहा कि अगर आप खड़े होंगे तो हम इस सरकार के विरुद्ध वोट डालेंगे। तो इसलिए मेरी जीत हुई और मेरे को फायदा मिला कि मैं इसको पहले भी जानता था। और दूसरी बात है कि अब कांग्रेस सारी जगह डिसमेंटल हो रही है। अब जो जब से राम मंदिर बना है उसके बाद तो बिल्कुल ही चेंज ऑफ सिनेरियो हो गया है। अब लोग जो हैं वो मोदी जी के साथ जुड़ने के लिए और उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को जुड़ने के लिए उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल की अपनी इमेज बनाई है और जो काम भारतवर्ष में किए हैं गरीबों के लिए, और वो परफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। अब कांग्रेस का
ऐसे स्थान नहीं है अब, ना देश में ना किसी स्टेट में। जहां है भी स्टेटों में, वहां लड़ के मर रहे हैं, कोई लीडरशिप है नहीं, कोई सुनता है नहीं। तो इस चीज का ही नतीजा है ये। महाजन जी, क्या अब वहां की सरकार अल्पमत में है? ये सवाल है, क्योंकि अगर 6 एमएलए आपके साथ जुड़ करके क्रॉस वोट किए हैं कांग्रेस के, तो आगे का क्या है? अब मैडम ऐसे है कि और जब एमएलए हैं उनको भी हिम्मत मिल गई है कि सरकार तो जाने वाली है। उन्होंने देख लिया कि सरकार किसी टाइम गिर सकती है। अब फेंस सीटर जो होते हैं, कई दफा जो थोड़े घबरा जाते हैं या नए होते हैं, तो अब मेरे साथ 10 एमएलए ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे साथ वार्तालाप कर रहे हैं। तो दे हैव ऑल उन्होंने सबने जाहिर किया है कि अब हम इस सरकार का छुटकारा पाने के लिए तैयार है। तो ये आप देख रहे थे, हर्ष महाजन वहाँ पर बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि उन्होंने तो बल्कि उल्टी गिनती बता दी कि कांग्रेस की सरकार कुछ दिनों की मेहमान वहाँ रह गई है। इस पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनकी सरकार जो है वो दांव पर लगी है, उनकी मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी दांव पर लगी हुई है, उन्होंने इस पर मेरी सहयोगी नीता शर्मा से बातचीत की। ये एक्सक्लूसिव बातचीत, ये सारी क्राइसिस के बाद पहली बार सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बातचीत की है। सीआरपीएफ लगाने के बाद भी, और यहाँ सीआरपीएफ तो यहाँ गेट तक पहुँच के गेट को तोड़ दिया तक भी हो हिमाचल प्रदेश सरकार को नहीं गिरा सके। तो इसके पीछे हिमाचल की जनता का आशीर्वाद है, आम लोगों का आशीर्वाद है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में इस प्रकार की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर, लेकिन ये जो लोगों का कहना है कि आप जो है एक जो अनपॉपुलैरिटी है आपकी, ये वजह रही क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी जिस तरह से हारे, तो यू कुड नॉट मैनेज योर फ्लॉक टुगेदर। देखिए, कुछ विधायकों की राजनीतिक इच्छा थी, सभी विधायकों की राजनीतिक इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता, और कुछ जगह प्रलोभन था। उसमें से एक एमएलए ने तो बड़े दुखी मन से कहा कि मुझसे गलती हो गई, और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो कांग्रेस पार्टी का फ्लॉक है वो अभी इकट्ठा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस की 5 साल सरकार चलेगी। सर, ध्वनिमत से आपने बजट पास करवा दिया है, तो इसका क्या मायने माना जाए कि जो कॉन्फिडेंस है जो सरकार के लिए बोला जा रहा है, वो आप लोगों के पास अभी भी है? मतलब जो एमएलएज हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमएलएज आपके साथ है? आप मुझे बताइए, 6 एमएलए को निकालकर फिर भी 34 एमएलए कांग्रेस के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो 25 विधायक है, तो मेजोरिटी किसके पास हुई? हमारे पास हुई ना, कि उनके पास हुई? वो किस प्रकार की मेजोरिटी की बात कर रहे हैं? और जब हमने उन 9 एमएलए को तो नहीं निकाला था, जो 9 एमएलए जिसमें 6 कांग्रेस के थे, 3 इंडिपेंडेंट, वो क्यों नहीं आए बजट में? वो क्यों नहीं अपनी आवाज उठाते? तो अब आगे का क्या रास्ता रहेगा सर? आगे का क्या रास्ता? आगे जनता की सेवा करेंगे, और क्या रास्ता? तो मतलब अब आज हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया में एक अकेली स्टेट थी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की, वो अभी बरकरार है। देखिए, कांग्रेस की सरकार बरकरार है, कांग्रेस के विधायक एकजुट है, और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की लोगों की सेवा करने के लिए हम 5 वर्ष तक कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हुए कि सरकार बचेगी और पूरे 5 साल पूरे करेगी। कैसे पूरे करेगी? और जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हमारे पास नेताओं की लाइन लगी हुई है, और क्या बिना चुनाव लड़े या चुनाव हारने के बाद एक बार फिर से हम देखेंगे कि बीजेपी वहां पर सरकार बनाती नजर आ रही है? राशिद किदवई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय सिंह जी कंसल्टिंग एडिटर हैं आईएनएस के, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। राशिद जी, किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो 40 एमएलए मैनेज नहीं कर पाए, या कांग्रेस की लीडरशिप जिसको इतने दिनों से पता था कि वहां पर लोग जो हैं वो एमएलएज जो हैं वो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ हैं, बार बार आउटसाइडर की बात हो रही थी, तो ना तो टॉप लीडरशिप, मतलब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्लीपिंग ऑन द व्हील चल रहा है, बिल्कुल भगवान भरोसे सरकार चला लो।
जी आपकी देखिए, कांग्रेस में काफी समय से इस तरह की अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदारी का, जिम्मेदारी का अभाव है। हमने देखा कि अभी 3 राज्यों में चुनाव जहां कांग्रेस हारी, वहां के महामंत्रियों को कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी थी। उन्होंने लिखित में बार बार कांग्रेस लीडरशिप को आश्वासन दिया था कि कांग्रेस का प्रदर्शन राज्यों में अच्छा होगा। इसी तरीके से जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, वो बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि एक धरना टूट गया। कांग्रेस को अपनी अपने गरिमा, मतलब अपने अखबार की लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री बदलना होगा। मुख्यमंत्री अब बदलेंगे, हफ्ते भर बाद बदले, 10 दिन बाद बदले, लेकिन मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा की हार जो है वो कांग्रेस लीडरशिप की हार है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण संगीन विषय है कि मुख्यमंत्री जो थे वो अपने 40 विधायकों को साथ क्यों नहीं रख सकते। लेकिन सरकार उनकी गिरना मुश्किल है, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके हिसाब से भाजपा को 1/3 कम से कम चाहिए होगा, जो 13-14 विधायकों का होता है, जो इस समय भाजपा के पास नजर नहीं आ रहे। और दूसरी बात जो आपने प्रोसीजरली कही कि जब फाइनेंस बिल पास हो गया तो नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए अभी उनको समय चाहिए होगा। तो लेकिन भाजपा के पास पर्याप्त विधायक नहीं है, लेकिन कांग्रेस को अपना घर जो है वो सही करना होगा। महामंत्री मुख्यमंत्री दोनों की जवाबदारी होगी। और ये भी बताया जाना चाहिए कि क्यों अभिषेक मनु सिंघवी को उनके गृह राज्य राजस्थान के बजाय हिमाचल से लड़ाया गया। और क्या कहीं ना कहीं संजय जी ये भी दर्शाता है क्या कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को लड़वा देते आप हिमाचल प्रदेश से, तब देखते किस कांग्रेस विधायक में इतनी हिम्मत है कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ जाके वोट करता, या कांग्रेस की लीडरशिप अब इतनी कमजोर हो गई है कि उन्हें इस बात का भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि सोनिया गांधी को लड़ाएंगे तब भी ये लोग इधर चले जाएंगे। देखिए, आप राशिद किदवई जो कह रहे थे, उनके आखिरी सेंटेंस क्या था कि वो राजस्थान के थे, उनको हिमाचल ला करके लड़वाया गया। तो राजस्थान सेफ था, इसलिए सोनिया जी को यहां से वहां भेजा गया। या सोनिया जी अगर यहां से लड़ती तो पता नहीं क्या होता। ये दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग मतलब सिचुएशंस हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर सोनिया जी लड़ती तब भी अगर ये हो जाता तो मतलब फिर अलग ही तरह का बवाल बढ़ जाता है। इशू ये है कि जिस चीज पे हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि ये चुनाव का समय है, राज्यसभा के चुनाव। आप जानते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ स्टेट में एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स जहां उनको स्कोप होगा वो फील्ड करेगी। और ऐसा पास्ट में हुआ है कि बीजेपी वो जो गो फॉर जुगलर होता है उसमें जाकर के वो 1-2 सीट निकाल करके लेती आ रही है। इस समय में कांग्रेस का ध्यान केंद्रित था राहुल जी की न्याय यात्रा पे। अब वो जो भी न्याय जहां भी हो रहा है वहां कांग्रेस के लोग एक के बाद एक मतलब निकलते चले जा रहे हैं। हर स्टेट बाई स्टेट वो चक्कर हो रहा है। राहुल जी इस समय विदेश में है। इंटरेस्टिंगली प्रियंका जी का एक ट्वीट आया, और प्रियंका गांधी का एक भावनात्मक लगाव वहां से हिमाचल से बताया जाता है। उन्होंने घर भी बनाया है, बाकी चीजें हैं। अलग अलग तरह की स्टोरीज फ्लोट हो रही थी कि प्रियंका गांधी और जो उनका वीरभद्र सिंह का परिवार था वो दोनों क्लोज था। आज प्रियंका जी। गांधी के ट्वीट आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा जो मुख्यमंत्री हैं उनका थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट वो साउंड कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में कई तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलते हैं, लेकिन जी। साथ में जो चीज राशिद कह रहे थे कि ये कांग्रेस के नेतृत्व का भी वो सवाल है कि खड़गे जी कहाँ थे। खड़गे जी पे वो सवाल आता है। वहां से कर्नाटक से भेजे जा रहे पर्यवेक्षक मतलब जो जो भी हैं वो अब फायर फाइटिंग करेंगे। अब फायर विक्रमादित्य सिंह ने रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने जो मतलब 15-20 मिनट जो बोला वो सीधा सीधा इंडाइटमेंट स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप के प्रति था। क्योंकि वो कह रहे बिल्कुल। थे कि मैं लगातार लोगों से बात कर रहा था वो हाईकमान से, उसके बाद भी ऐसी स्थिति बनी। तो हाईकमान में बिल्कुल उन्होंने सही बात है। प्रियंका और जी सिर्फ का नाम खड़गे, भी ले और लिया। इस पे सिर्फ गांधी परिवार के नहीं, खड़गे जी कहाँ हैं, केसी वेणुगोपाल जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, वो कहां पर अपना, उनको क्या पता नहीं था इतने दिनों से वहां पर इस तरह बगावत का एक मोड बना हुआ है। राजीव शुक्ला जिनको प्रभारी बनाया गया है, राजीव शुक्ला कहां पर अपना क्या काम कर रहे थे, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं था? राशिद भाई, क्या इस बात को ये देखते हुए कह दिया जाए, ये हम हर बार ये बात तो सही है कि बीजेपी पीछे दरवाजे से वहां पर सरकार बनाने की अगर उन्हें मौका मिलेगा वो तो बनाएंगे, बिना चुनाव हारने के बाद भी अगर सरकार उनकी बनती हो तो वो क्यों नहीं कोशिश करें। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या ये मान के चला जाए, जिस तरह से कांग्रेस टूटी हुई दिखाई पड़ रही है, आपस में कैंप्स दिखाई पड़ रहे हैं, कि हिमाचल प्रदेश में चांस बिल्कुल नहीं है? जी देखिए अंकित, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि राज्यसभा का जो उम्मीदवार था वो कांग्रेस हाईकमान, चाहे वो हम सोनिया गांधी राहुल गांधी को माने या मल्लिकार्जुन खड़गे को या दोनों को, उनका उम्मीदवार था। तो इसमें किरकिरी जो है वो कांग्रेस पार्टी की हुई है, और उसकी भरपाई मुख्यमंत्री को, उसकी कीमत मुख्यमंत्री को चुकानी होगी। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री जो है वो एक तो आश्वासन देता है कांग्रेस के नेतृत्व को कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, और कैंडिडेट जो है, जो अधिकृत उम्मीदवार है, वो जीतेगा, जैसा आपने कर्नाटक में देखा। तो
तो मुझे लगता है कि सुक्खू का जो मतलब उनके जो वैसे मुख्यमंत्री, उनके दिन अब पूरे हो गए हैं। वो चाहे जो भी कहे, जो भी दलील पेश करे, उनका मुख्यमंत्री रहना मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। कांग्रेस को वहां नेतृत्व चेंज करना होगा, क्योंकि एक मैसेज की बात होती है। अगर मुख्यमंत्री नहीं बदला, सब चलता है, तो जैसे संजय कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में है और तमाम चीजें हैं, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये जो परसेप्शन है वो दूर करना होगा। कांग्रेस को दिखाना होगा कि जी। वो एक राजनीतिक दल है जिसमें दबदबा है, जिसमें आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान के अभाव से देखिए कोई भी राजनीतिक दल जो है वो पनप नहीं सकता है। अगर सोनिया गांधी मजबूरी के कारण राजस्थान गई थी तो और भी जी, गंभीर मामला है। और मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है अंकित, कि अगर इस स्थिति में सोनिया गांधी होती तो शायद वो भी चुनाव हार जाती। ये एक लीडरशिप की कहानी सुना रहा है आपको और कांग्रेस की, और साथ ही साथ ये बात बार बार होती है कि आप किसी और पार्टी के सिंबल पर जीत कर अगर आएंगे तो उसके बाद आप किसी और पार्टी में अगर चले जाएंगे, वोटर्स ये तय करेंगे कि उनको ये बात गवारा है या नहीं। पर कम से कम कांग्रेस के लिए इस वक्त हिमाचल प्रदेश एक खुद की बनाई हुई क्राइसिस, एक बड़ा संकट उनके सामने पहाड़ जैसा इस पहाड़ी राज्य में खड़ा हुआ है। संजय जी, राशिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा समय कम था क्योंकि हमारे पास 2 इंटरव्यू आ गए थे, दोबारा इस पर और चर्चा भी करेंगे। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कोर्ट का आज एक अहम फैसला आया है। सरकारी अस्पताल बनाम प्राइवेट अस्पताल की बहस जो है वो कोई नहीं है। खर्च में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस पर कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे हैं कि ऐसा क्यों है कि एक ही तरह की बीमारी पर अलग अलग पैसा लोगों को खर्च करना पड़ता है। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुनीता गर्ग जुड़ रही हैं, प्रोफेसर हैं एमएएमसी में, और डॉक्टर सुनीता और हमारे साथ इस वक्त जो दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी हैं फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर गर्ग, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, ये जो बेसिक बुनियाद है, ये सवाल जो आज सुप्रीम कोर्ट में उठा है, ये सालों से लोगों के जहन में है। आप एक अस्पताल में जाइए, उसी इलाज का 10,000 रुपए खर्च कीजिए, और दूसरे अस्पताल में जाइए तो वो 1.5 लाख हो जाता है। रूम आप कौन सा ले रहे हैं उसके ऊपर तय होता है कि आपके ओटी चार्जेस क्या होंगे, कहां पर आप क्या खर्चा करेंगे। तो इतनी वेरिएशन क्यों आती है मैम? देखिए अमित जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद इस इम्पोर्टेंट चर्चा पे मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि प्राइमरली तो हमें ये समझना चाहिए कि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट नंबर 1, जिसमें कि बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज है वहां पे ट्रीटमेंट हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि हम लास्ट माइल तक पहुंच सके। हमारे पास में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी हैं, और गवर्नमेंट ने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए पीएम जन आरोग्य योजना भी बनाई है। जहां तक आपका सवाल है कि वेरिएशन क्यों है ट्रीटमेंट में अलग अलग सेंटर्स में, ये देखना पड़ेगा कि ये सेंटर्स की जब हम बात करते हैं अलग अलग राज्यों में है। जहां पे हम कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ मैन पावर, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज, इसमें भी बेसिक हमारा फर्क आता है। तो जहां तक आपकी स्टेबिलिटी रहती है, स्टैंडर्डाइजेशन रहती है, वो आपकी है केवल कॉस्ट ऑफ मेडिसिन से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में, ठीक है ना। तो प्राइमरीली ये मेजर फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को। प्राइमरीली अगर जैसे आप ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, हमारी ये सिटीज भी हैं इस तरीके से, तो कॉस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द आपकी, उसी हिसाब से आप मैन पावर का खर्चा भी उठाते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेजर खर्चा जो है वो 80% के करीब मैन पावर का होता है। परंतु डेफिनेटली ये जरूरी है कि जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर स्कीम्स की जो कि हमारे पुअर लोगों के लिए बनी हुई है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि स्पेशली क्योंकि ये हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के तबके से आते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है और देखने की भी जरूरत है। परंतु बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि इसमें कंसिडर किए जाने चाहिए। ठीक है, तो मैं इस तरफ से आपका मेरे डॉक्टर तरफ से गुप्ता, मेरे विचार ठीक है, आप सुविधा जो दे रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों से चार्ज भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आप 5 सितारा होटल में चले गए हैं, अस्पताल में चले गए हैं, जो सुविधा एक सरकारी अस्पताल में मिलती है हो सकता है उसकी बनिस्बत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको सुविधाएं ज्यादा मिल रही हो, लेकिन उसके बीच में थोड़ा बहुत नहीं, जमीन आसमान का फर्क होता है कॉस्ट में। जी,
तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं तो स्वागत करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश दिया है सरकार को, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो स्वास्थ्य जो है हमारा मौलिक अधिकार है और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे वो कोई भी जनता है, उन सबको स्वास्थ्य मुहैया हो, हर कीमत पे हो। जो नॉर्मली जो जितनी विकसित कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इवन इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत जगह हॉस्पिटल जो है डेवलप किए जाते हैं, स्टेब्लिश किए जाते हैं, वो सरकारें करती हैं और नॉर्मली उन्हीं के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर हॉस्पिटल बनाना होता है तो लैंड लेनी पड़ती है, आपको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मतलब एक कैपेक्स जिसको बोलते हैं वो बहुत महंगा है। लैंड कमर्शियल रेट पे मिलती है, प्लांट एंड मशीनरी कोई सब्सिडीज नहीं है, बिल्डिंग में कोई सब्सिडीज नहीं है, फाइनेंस में कोई सब्सिडीज नहीं है। और जो OPEX होता है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, जिसमें मैन पावर खर्चा है, सैलरी है, डॉक्टर्स की रिन्यूमरेशन है, मेंटेनेंस है, मशीनों की AMC CMC है, तो ये बहुत सारे खर्चे होते हैं। इससे एक अस्पताल को बनाने में पर बेड कॉस्ट आती है 60-70 लाख से लेके 1 करोड़ से प्लस आती है, डिपेंडिंग ऑन किस लेवल का आप अस्पताल बना रहे हैं। तो नॉर्मली डॉक्टर ही बना नहीं पाते अस्पताल, कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टर्स आते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं या बैंक्स हैं या कोई FDI है, और इन सबको कहीं ना कहीं अपना ROI चाहिए होता है, मतलब रिटर्न ऑन इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो वो अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल आपको बनना पड़ेगा, अदरवाइज ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं बन पाएगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए, सरकार अपने GDP का जो परसेंटेज खर्च करती है, हम लोग पिछले 70 सालों से, जब कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ 1 से 1.25% खर्च कर रहे थे, और अब जो है 2.2% हुआ है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है, जो आसपास की, वो भी 5% खर्च करती हैं। WHO 5% खर्च करने के लिए कहता है। इवन जो डेवलप्ड कंट्री है वो 10 से लेकर 18% तक अपनी GDP का हेल्थ केयर पे खर्च करती हैं। तो कहीं ना कहीं खर्च बढ़ाने की जरूरत है, और क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड रेट फिक्स करने पड़ेंगे। बट रेट इतने कम है कि आज से कुछ महीने पहले तक डॉक्टर की फीस सिर्फ 150 रुपए होती थी, मतलब आप DM MD MS डॉक्टर को सिर्फ 150 रुपए में CGHS रेट पे दिखाना था, तो कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज हो सकती थी। अब जाके वो 350 हुए 10 साल की डिमांड के बाद। तो बिल्कुल सही बात है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, सरकार को इसमें और आगे आना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि लोगों के लिए एक स्वास्थ्य सुविधाएं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहीं 30,000 में और कहीं 1,40,000 तक हो रहा है, तो क्या इसके बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है? एक स्टैंडर्डाइज, एक कहीं ना कहीं एक स्लैब बन सकता है जिससे लोगों को, जनता जो है उस देश की, उसको फायदा हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर से बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बगावत करने वाले अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, लगता है कि उनकी अंतरात्मा, उनका अंतर खात्मा हो गया है। कोई विवाद नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, कोई विवाद नहीं हुआ। हमने कहा कि सब अंतरात्मा से आप वोट दे दिए। अगर आपकी अंतरात्मा बीजेपी को कहती है बीजेपी को वोट दीजिए, अगर अंतरात्मा कहती है सपा को वोट दीजिए सपा को वोट दीजिए। अब दूसरों से पूछना पड़ेगा वो हमारे साथ है कि नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में 17,000 करोड़ रुपए की से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वहां पे जनसभा संबोधित करते हुए DMK सरकार पर निशाना साधा। आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।